आज अगर जिंदा हूँ तो इस इंसान की वजह से, और अगर आज खुश हूँ ना तो सिर्फ इस इंसान की वजह से। और आज अगर मेरे पास हर चीज़ है ना, अपनी मन चाहिए जो चीज़ हाथ रखती हूँ वो चीज़ इंसान दिलाने में संकोच कभी नहीं करता है। 21 साल जो तपस्या करी ना, थोड़ी सी तो पूर्ण हुई। 14 साल में तो राम जी का वनवास कट गया था। मैंने 21 साल बहुत गंदी तरीके से झेले हैं। ये लॉ 5 ईयर BLLB थी IB यूनिवर्सिटी से। हर सेमेस्टर में बैच तो टॉप करती थी, बट इस बार यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर हूँ IB यूनिवर्सिटी की। मैंने अपनी लाइफ में टोटल 7 अटेम्प्ट्स करे सुसाइड के। खुद को मैंने अपनी नस तक काटी है, बट कुछ नहीं हुआ। अट्ठारह मई को काउंसलर और वो दीपा मैम के थ्रू जो पुलिस आई थी वो आई, लेने आई, मैं चली गई। 18 मई 2021 को मैंने घर छोड़ दिया था। मम्मी पीछे भागते भागते आई, बट मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कि शुरुआत आपने की थी, मैं ख़त्म कर रही हूँ। फिर 5 दिन मन सखी स्टॉप सेंटर में रही। दीपा मैम का जो सखी स्टॉप सेंटर है वहाँ पे रही, बट 5 दिन से ज़्यादा ना वहाँ पे रखते नहीं है किसी भी केस को। उस टाइम बाय लक कह लो, आप कुछ भी कह लो, दीपा मैम ने भी पूरी कोशिश करी घर वालों को बुला के काउंसलिंग करनी है, मगर कोई घर वाला आया नहीं। मैंने कहा मैम नहीं आएंगे, वो उनकी ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। उनको ये है कि मेरी बेटी छोड़ कैसे गई, उनकी ईगो तोड़ी है ना मैंने, इसलिए वो आएंगे भी नहीं। फिर बाय लक कह लो सर, कुछ भी कह लो, मेरा इतना 3rd ईयर का 6 सेमेस्टर का वो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। मैंने टॉप किया था 1st डिवीज़न से अपने बैच में। तो जब मैम को लगा ना पढ़ने वाली लड़की है सब, तो उन्होंने फिर मुझे अविनाश भैया का नंबर दिया। उन्होंने बोला ये भी जैन है, तुम भी जैन हो, तो अच्छे टर्म्स बन जाएंगे। फिर मैंने वहाँ पे बात करी। अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि NGO में रह के ये ऐसी पहली NGO है जो खुद खर्चा उठाएगी और रखेगी। तब मैंने सर बात करी कि सर मेरे को ना पढ़ना है, मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ, मुझे जज बनना है और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, तो आप मुझे सिर्फ रहने की जगह दे दो, मैं जॉब वॉब सब कर लूँगी, आपको कभी और कुछ भी होगा सब कुछ कर लूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। कहते बेटा तू इधर आ जा, बात करते हैं। उस टाइम कोविड का 2nd था और पीक पे था। मैम ने मुझे जैसे तैसे कैब करा के यहाँ पे भेजा। मैं यहाँ पे 21 मई को आई थी 2021 को। फिर भैया से बात करी। मैं इतनी सर कमज़ोर, सब भैया ने जब मेरी फ़ोटो खींची ना, कह रहे देख आज तेरी ये हालत है, मैं तेरे को गारंटी कह रहा हूँ 3 महीने बाद इससे कई गुना अच्छी होगी तेरी। तो उन्होंने पूरा दिलासा दिया कि देख तेरे को बिल्कुल पढ़ने की कमाई की ज़रूरत नहीं है, तेरे को ये NGO पूरा खर्चा उठाएगी, तेरे को पढ़ना है, तू पढ़, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अच्छा, तब ना आदमियों पे भरोसा भी नहीं था, इतना सब कुछ हो चुका था मेरे साथ। तब ना मुझे भैया से ना डर लगने लग गया था कि यार ये तो नहीं करेंगे ना मिसयूज़, क्योंकि उन्होंने बोला कि तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब मैं करूँगा, ऐसी कौन सी NGO होती है भाई। तब मैंने कि चल ठीक है, एक और चांस दे देते, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मिसयूज़ होके फिर निकल जाएंगे। 7 दिन ना इनका क्वारंटाइन टाइम होता है, 7 दिन, क्योंकि उस टाइम कोविड था तो क्वारंटाइन टाइम था। 7 दिन मैं एक कमरे में थी। फिर 7 दिन के बाद जब मैं निकली, भैया से फिर बात करी, 7 दिन बाद काउंसलिंग करी उन्होंने। फिर उन्होंने सब चीज़ें पूछी कि क्या है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब बताया मेरे ऊपर इतना है, अभी एट प्रेजेंट में 2.5 लाख का उधार है जो अभी तक मैंने चुकाया नहीं। तो कहते अच्छा कोई नहीं, इसको छोड़ दे, इसको कोई तेरे से यहाँ पे आके मांगने नहीं डाला, कोई आएगा भी तो मैं देख लूँगा। मैंने कि ठीक है, कह रहे तू पढ़। मैंने कि ठीक है। मैंने कि भैया खर्चा, कहते कोई ज़रूरत नहीं, तेरे को सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, तू पढ़ सिर्फ। फिर मेरी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गई थी, इतनी चेंज सर मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी मेरे को ऐसी लाइफ मिलेगी भी। जो बच्चा खुद कहता था ना कि मुझे ये चीज़ पहननी है और मम्मी मना कर देती थी, आज ये इंसान है जिस पे हाथ रखती हूँ ना वो चीज़ दिला देता है। जबकि ना कभी ना इनसे मेरे कोई वैसे रिलेशंस हैं, ना ये खून का रिश्ता है, ना इनको मेरे से कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि खर्चा ही हो रहा है और ज़्यादा ही हो रहा है। आज अगर मैंने लॉ परस्यू करी है और आज जिंदा हूँ ना सिर्फ इस इंसान की वजह से। अगर मेरे को वनसखी स्टॉप सेंटर के बाद ना उन्होंने बोला नारी निकेतन या रैन बसेरा होता है, मैं नहीं सर्वाइव कर पाती, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना कमा लेती हूँ, कितनी फ़ीस भर लेती। 1.5 लाख तो मेरी फ़ीस है हर साल की BLLB की, कितना कमा के कर लेती, खाना पीना सब छोड़ के मरी जाती। आज अगर जिंदा हूँ तो इस इंसान की वजह से, और अगर आज खुश हूँ ना
तो सिर्फ इस इंसान की वजह से। और आज अगर मेरे पास हर चीज़ है ना, अपनी मन चाहिए, जो चीज़ हाथ रखती हूँ वो चीज़ इंसान दिलाने में संकोच कभी नहीं करता है, जबकि इसको पता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, करियर बनेगा चली जाएगी, फिर भी निस्वार्थ करते हैं सारी सेवा। और जब मैं यहाँ आई, सात सात मतलब एक साथ मतलब 1-1.5 महीना हो गया था ना, तब भैया को फिर मेरे एग्ज़ाम्स आने से, मतलब मेरी लॉ भर्ती हुई, भैया ने मेरी फीस भरी सारे साल की, 4th ईयर की 5th ईयर की, सारे बैचेस में मैं टॉप कर दी थी। तो भैया को एक भरोसा आने लग गया कि ये सही में अच्छी लड़की है। और मतलब अच्छा रूम, अच्छा बेड, एक अलमीरा अपनी पर्सनल, जो आज तक मेरी कभी ज़िंदगी में नहीं रही है। मम्मी कभी देती नहीं थी, हर उस चीज़ में भी दखलंदाजी करती थी कि तो मैंने अलमीरा में क्या रख रखा है, तुझे छूने नहीं देती। मैंने कि भाई मेरे अलमीरा मेरे को छोड़ दो ना, कुछ तो प्राइवेसी दो। वो नहीं देती थी। आज अगर यहाँ चीज़ें अच्छी हैं ना, तो मैं कहती हूँ मैंने 21 साल जो तपस्या करी ना, थोड़ी सी तो पूर्ण हुई। 14 साल में तो राम जी का वनवास कट गया था। मैंने 21 साल बहुत गंदी तरीके से झेले हैं, बहुत गंदी तरीके से। मुझे पता है, मेरी मम्मी पता है जब गुस्सा आता था खाना नहीं देती थी। जब नानी के घर रहते थे खाना नहीं देती थी। अगर खाना मेरी नानी ने गलती से दे दिया तो उसमें पानी भर देती थी और वही खिलाती थी फिर मेरे सामने। रोटी को पैरों से रोंग देती थी, फिर वो चीज़ खाती थी मैं। और अगर आज यहाँ पे अच्छे से रह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता किसके कर्म है, माँ बाप के कर्म कह लो, मेरे कर्म कह लो, या भगवान की दया कह लो। मैं बहुत सुखी हूँ यहाँ पे। आज भी मम्मी की कॉल आती है ना, मैं उठाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो पुरानी बातें, केस वेस, ये सब चीज़ें ही सुनने को मिलेंगी। और आज भी मेरे केस ऑन गोइंग है। मैं जाती हूँ डेट पे, मम्मी सीधा कहती है तू तो भूल गई वहाँ पे जाके, तेरे लिए तो अविनाश जैन ही सब कुछ हो गया। मैंने क्या हाँ हो गया, उसने वो प्यार दिया जो तुम्हारे बस की नहीं थी, उसने वो चीज़ करी जो तुम्हारे बस की नहीं थी। जो मेरा बाप की कर्तव्य है ना, वो निभा रहा है। ठीक है, तुमने मेरे सारे कर्तव्य पूरे करे, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज इस जगह जो खड़ी हूँ या इंडिपेंडेंट हूँ, या वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई वो सब तुम्हारी वजह से। मगर तुमने प्यार दिया आज तक, कभी साथ दिया? तुम्हें कोई शिकायत करता था तो तुम सीधा वाइपर लेके मार दी थी, तुम ये नहीं देखती थी हाथ में क्या है। तो अगर अब मैं कहूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग ना, चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, फिर भी ना हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आस्था ने इतनी कठिन परिस्थितियों में रह के, मतलब इस लड़की ने कभी एक चीज़ जो नहीं छोड़ी वो थी पढ़ाई। पता है, इस देश की ना, अगर इस देश की हर एक बेटी पढ़ने लगेगी ना, तो वो ना कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम पे जो हाउस वाइफ्स थी वो सारा सहती रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर वाले कहते हैं हमने तो तेरी शादी कर दी है, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तू हमारे ऊपर बोझ है, ठीक है। पति मार रहा है तो उनको सहना पड़ता था, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर आजकल ना, जो भी, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मतलब बेटी ऐसी है ना जिसको लगता है कि उसके घर पे ऐसा माहौल है, उसे पढ़ने की, वो पढ़ना चाहती है उसे, लेकिन पढ़ने की वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक माहौल है, अगर वो यहाँ आना चाहे ना, ये एड्रेस है, वो यहाँ आके अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। इवन अगर उसे लगता है ना कि उसके माँ बाप खुश नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, यहाँ आ सकती है। ये अविनाश जैन जी हैं, ये काउंसलिंग करेंगे उनकी। अविनाश जैन जी ने आज तक हज़ारों केसेस ऐसे होंगे जिनकी काउंसलिंग की है। वरना अगर वो काउंसलिंग नहीं करते, वो केसेस कहाँ जाते? वो जाते कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है, एक एक केस 5-5, 10-10 साल पड़े रहते हैं। लास्ट में क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अरे 10 साल बाद क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है? लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं अविनाश जैन जी, चाहे उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में, दोनों पार्टीज़ को बैठ के समझाते हैं, उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, उनका इतना तजुर्बा है कि वो उस केस को सॉल्व करते हैं। और ऐसे इतने सारे यहाँ पे इंस्टेंसेस हैं कि जो यहाँ पे आके उनकी काउंसलिंग हुई है, उसके बाद हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो बाद में खुशी खुशी रह रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ 1000 केसेस की, तो आप ये सोचो कि हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है, उसके ऊपर 1000 केस का बर्डन कम हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो आस्था की थी कि सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्ष से वर्ष क्यों ना रही हो,
इसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आपकी जो क्वालिफिकेशन अभी आपने लो किया उसमें आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया और क्या डिवीजन स्कोर किया? सर मेरी लॉ 5 ईयर BLLB थी IPU यूनिवर्सिटी से। हर सेमेस्टर में बैच तो टॉप करती थी, बट इस बार यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर हूँ IPU यूनिवर्सिटी की। तो कहते हैं ना, जब इंसान अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलता है ना, जब उसको डिप्रेशन से बाहर निकले, तभी तो वो कुछ कर पाएगा, तभी तो वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाएगा। तुम उसको, अच्छा मैंने तब भी फर्स्ट आती थी, ऐसी बात नहीं है, तब भी मैं पूरा पूरा करती थी, बट कहीं ना कहीं लैक हो जाता था। अगर आज मैं होती मम्मी के साथ तो शायद नहीं आ पाती, रैंक नहीं आ पाती जो ऑल ओवर IPU यूनिवर्सिटी की आई है। तो मैं ये नहीं कह रही हर माँ बाप गलत होता है, मगर हर बच्चा भी गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही माँ गलत थी, मैं ये नहीं कह रही बाप गलत था, ठीक है, मगर उस बच्चे की एक गलती। मैं हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को समझो, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसको प्यार से समझाओ। अगर आपको उसका रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा, आपको बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लग रहा, लिटरली यहाँ पे भैया क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ कोई केस आता है या किसी बार का केस आता है, वो बताते हैं कि मेरे बच्चे का बॉयफ्रेंड है, वो नहीं छोड़ना चाह रहे, भैया कहते हैं उसको छोड़ दो, उसको बल्कि और बोलो कि तू जा, तू देख, तू उसके साथ खुल छूट कर, जो करना है करो। उसको अपने आप अकल आ जाएगी उस लड़के की सारी इच्छाएं, क्योंकि जब हम मना करते हैं ना, तब माँ बाप विलन हो जाते हैं और वो लड़का हीरो हो जाता है। तो अगर मम्मी मेरे को ऐसे समझा दी ना जैसे भैया समझा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चीज़ें ऐसे करती। मम्मी ने कभी समझाई नहीं ना, मम्मी हमेशा उस चीज़ को और नेगेटिव में ले जाती थी। तो हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है, तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसे ना करें। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा बच्चा ख़राब हो रहा है, तो इसको एक बार अच्छे से समझाओ, बल्कि उसके साथ वही काम करने में उसका साथ दो, जिससे कि उसको खुद को पता चले कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी आगे की लाइफ में। हर माँ बाप गलत नहीं होता, मैं मानती हूँ, कई लोगों को मैं गलत भी लगूंगी, कई लोगों को मैं सही लगूंगी, बट आप मेरी परिस्थिति में आके अगर मेरी ज़िंदगी झेलो ना, अगर मेरे पास सर बिल्कुल पावर हो ना अपनी पूरी 21 साल की ज़िंदगी दिखाने का, तो मैं आपको दिखाऊँ कि बहुत सी परिस्थितियों में मेरी माँ गलत नहीं थी, बहुत सी परिस्थितियों में मैं गलत नहीं थी। चीज़ें कहाँ ख़राब होती, जब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। मेरी माँ के पास कोई सपोर्ट नहीं था, मेरी मम्मी को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो अकेली स्टैंड हुई है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी है, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप है। अगर लेडी अपने घर वापस आ गई तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है ना उसको संभालना। अगर वो संभालते तो क्या पता वो लड़की और स्टैंड हो जाती, अपनी पढ़ाई पूरी करती, आज अच्छी जगह होती। आज क्या है, आज भी रेंट के घर पे मम्मी रह रही है और छोटी बहन को संभाल रही है। आज भी केसेस, मेरे मम्मी के केसेस को 21 साल हो गए, आज तक कोई न्याय नहीं मिला मेरी माँ को, ना मुझे मिला। क्या हुआ, बाप तो अलग था ही, माँ का भी साया उठ गया मेरे चेहरे से। पहले तो माँ का कर्तव्य था वो पूरे उन्होंने करे, माँ का प्यार कभी मिला नहीं, जो थोड़ा बहुत साया था वो भी चला गया। आज क्या अनाथ आश्रम में रह रही हूँ, गम नहीं है इस चीज़ का, अच्छा लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है थोड़ी बहुत सुधर गई, मगर एक कहीं ना सर गिल्ट रहता है, बाप तो था ही नहीं, माँ भी चली गई। कोई तो समझाता मेरी माँ को, कोई तो आके सपोर्ट करता थोड़ा बहुत। अरे तुम चलो पैसे से मत करो, मॉरल सपोर्ट के लिए तो खड़े होते मेरी माँ के साथ। तो आज मेरी माँ ये नहीं करती ना, मैं यहाँ होती। आज अगर मेरी नानी जिंदा होती ना, तो मैं यहाँ नहीं होती। मुझे पता है मेरी नानी कुछ ना कुछ करके अपने पास रख लेती, या मेरी माँ को सीधा कर देती, या मेरी माँ को सपोर्ट कर देती कुछ ना कुछ। तो आज मैं अपनी नानी को बड़ा मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ कि एक वही पूरे खानदान में थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, और जब जब मम्मी से डांट पिटी या मार पिटी है, वही मुझे अपने आंचल में सर रख के कहती थी कि बेटा तेरी नानी तेरे साथ है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज ये है कि ये कहने वाला कोई नहीं है मेरे पास। अविनाश भैया अब दूसरे इंसान है जो कहते तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, तेरा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तेरा बाप तो तेरी माँ भी नहीं तेरे को हाथ लगा सकती। मेरे लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कोई छोटी छोटी सिचुएशन आज भी मेरे सामने आ जाती है ना, तो मैं भैया के सामने आती हूँ, भैया ये हो गया, तो चिंता क्यों कर रही है, मैं बैठा हूँ ना, तेरा बाप खड़ा है, ठीक है तेरा खून का रिश्ता नहीं है, मगर मैं बहुत मानता हूँ तेरे को, इनको ही नहीं, सब सारी बेटियों को यहाँ पे जितनी भी है वो सबको मानते हैं, और सबको यही कहते हैं तेरा बाप खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पे आ जाए और आके दिखा दे, तो मैं देखता हूँ फिर किसको क्या करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझो, बच्चों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की जनरेशन को खास कर। कुछ नहीं पता कब उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ जाओ, कुछ नहीं पता वो कब क्या कर जाए। मैंने अपनी लाइफ में टोटल 7 अटेम्प्ट्स करे सुसाइड के,
खुद को मैंने अपनी नस तक काटी है बट कुछ नहीं हुआ। मम्मी को बता ही नहीं पाती थी। फिनाइल तक पी है और मतलब 2-3 बार खुद से ही अपना गला घोटा है बट कुछ नहीं हुआ। दिमाग में यही आता था कि बच गई तो और पिटूंगी, और एट लास्ट मैं बच भी गई। सुना भी बहुत, रायता भी इतना फैला, और आज मैं अलग होके खड़ी हुई हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना। भले ही ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ना हो, पर शायद ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है। क्योंकि आज आस्था को यहाँ पे 21 साल की उम्र के बाद यहाँ पे आई है। क्या पता कोई ऐसी बेटी हो, कोई ऐसी गुड़िया हो जो बहुत ही कम उम्र में इस हालातों से गुज़र रही हो, तो उसको माई का स्वीट होम के बारे में पता चल जाए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। शुक्रिया।